कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त, जिसकी राइटर है मेहरुनिसा। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। यार बिगू, आप पहले मेरा काम कर देते तो आपकी मेहरबानी होती। उमर साहब, मेरा अस्पताल मेरी बीवी के नाम है, वो मुझे अंदर घुसने नहीं देती। घर में मेरा दाखिला बंद है। 1 महीने से होटलों के चक्कर लगा रहा हूँ मैं। घर जाए बगैर और अस्पताल जाए बगैर आपका काम कैसे कर सकता हूँ? उमर ने हंकार भरा था। 1-2 दिन तक हो जाएगा आपका काम, और अगर इसके बाद मुझे मेरा सामान ना मिला तो मैं आपके साथ वो करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। बंदा मारकर लाश ठिकाने कैसे लगाते हैं ये मैं जानता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ। कानून के सारे जोल मेरी जेब में हैं। मैं आप पे इतने केस लगाऊंगा, आपकी 7 पुश्तों का भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ना आपने ख्वाब में इन जुराइम का सोचा होगा। मैं आप पे ऐसे ऐसे केस लगाऊंगा, कोई आपकी लाश को कंधा देना तो दूर, लानत भेजना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए उंगली उठाकर वार्न किया, मुझे डबल क्रॉस मत कीजिएगा। इसके लहजे में कुछ था कि सिकंदर शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी महसूस हुई। मैं आपसे वादा करता हूँ उमर साहब, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको एक बार फिर अपने खानदान की नजरों में गिर जाऊं। वो बदवक्त बोल पाए थे। अमर चंद लम्हे इनको सख्त नजरों से देखता रहा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते बाहर निकल आया था। अचानक इसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। वो गाड़ी के शीशे पे झुका था। आपकी बीवी पुराने कराची जाती है ना, अपने रिश्तेदारों से मिलने? हाँ, लेकिन ये बात मेरे बच्चे नहीं जानते, आपको कैसे पता? वो हैरान थे। मैं उमर हयात हूँ, मुझे सब पता होता है। वो कहकर सीधा हुआ और होंठों को सीटी के अंदाज में गोल करता आगे बढ़ गया। करने को अभी काम बढ़ गया था। उमर हयात के बंगले पर खैर मामूली खामोशी थी। शानो अपना काम करके जा चुकी थी। दोपहर का खाना बनने में वक्त था। हाले लॉन में बैठी महर से कॉल पर बात कर रही थी। जब उमर घर के अंदर दाखिल हुआ, वो भी सिकंदर शाह से मिलकर आया था। इससे दूर से हाले को यहाँ बैठे देखा तो यहीं चला आया। वो इसकी तरफ पीट किए बैठी थी। उमर की आहट पर मुड़ी थी। इसको देखकर हलक तक कड़वाहट घुल गई थी। मैंने स्टॉल वाले आदमी का काम कर दिया है, अब अपनी जुबान पे इसको समझा लें कि आइंदा अपना उठना बैठना ठीक कर ले। पुलिस इतनी पागल नहीं होती कि रोड पर चलते आम आदमी को उठाकर जेल में डाल दे। वो इसके सामने खड़ा कह रहा था। वो आदमी बेकसूर था। इसका किसी चोरी डाके में कोई हाथ नहीं था। पुलिस वालों ने इसके सर पर झूठा केस डाला था। मैं इस आदमी को कई सालों से जानती हूँ। वो बेचारा रहमदिल और शरीफ इंसान है। जी जी बिल्कुल। इस शरीफ रहमदिल इंसान ने एक रात डिकेटों को अपने घर पे पनाह दी थी। वो चोर इसके दोस्त थे, इसका सर्कल थे, और इंसान के किरदार का पता इसके सर्कल से लगाया जाता है। अब गुंडे मवालियों में उठने बैठेगा तो गवर्नर हाउस की सैर तो करेगा ना? उमर बेजारी से कह रहा था। हाले ने चंबे से इसको देखा था। गवर्नर हाउस? उमर मुस्कुराया था। जाहिर है वो इसकी इस्तिलाहात से नावाकिफ थी। गवर्नर हाउस हम थाने को कहते हैं, ये कोड वर्ड है। रिश्वत को हम चाय पानी कहते हैं और मारपीट को खातिर तवाजा कहते हैं। थाने में आने वाले को हम मुजरिम नहीं मेहमान कहते हैं, और बार बार आने वाले को महबूबा कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप जान जाएंगी, वो मखसूस सा कह रहा था। हाली ने ध्यान नहीं दिया था। तुमने कैसे किया ये? वो 6 माह से थाने में था, तुमने चंद दिनों में ये कैसे किया? इसकी सुई किसी और जगह अटकी थी। मैंने ये काम चंद दिनों नहीं, चंद मिनटों में किया है। पिछले कुछ दिनों में मैं मसरूफ था, इसीलिए नहीं कर सका। दूसरा, वो शरीक जुर्म नहीं था। मैंने केस बदल दिया। मैंने थाने में बात कर ली है। अब केस कुछ इस तरह होगा कि 6 माह कबल इस बूढ़े का बेटा जवाद जब अपने घर में सो रहा था तो चंद मुश्तबा अफराद इसके घर में घुस आए। इसके बीवी बच्चों को जदोकोब किया और पुलिस से बचने के लिए एक रात इनके घर पर जोर जबरदस्ती पनाह ली। मसीह चंद मोहल्ले वालों की गवाही और इन डाकुओं में से एक आदमी को खरीद लिया। वो हमारी मर्जी की गवाही देगा। और एक आखिरी बात, मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया। मैं ये जज साहब के लिए भी नहीं करता। मैं मुजरिम का मासूम नहीं करार दे सकता। वो आदमी वाकई शरीफ है। वो अपने दोस्तों के इन मशकूक कामों में जवाद का कोई हिस्सा नहीं था। अब कुछ दिनों तक वो बाहर आ जाएगा।
उम्मीद है सुधर भी जाएगा। मैंने दो दो हाथ लगा दिए हैं। वो कुछ और भी कह रहा था जब हाले ने इसकी बात काटी। तुमने इसे मारा? तुम्हें तरस नहीं आया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाले को वाकई गम लगा था। नहीं तो आप क्या चाहती हैं? इसके कदमों में बैठ जाता, इसकी मिन्नत समाजत करता। भाई साहब, आइंदा आप ऐसे मशकूक लोगों से नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने सर की कसम उठवा लेता कि अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ किया तो मेरा मरा मुंह देखो। वो हाथ झुलाते हुए कह रहा था। हाले ने ढेर सारा इश्तियाल अंदर दबाया था। अभी वो कुछ कहती जब इसके जहन में एक झमाका सा हुआ। तुम यही रखो, यही मैं आती हूँ। वो गायब दिमागी से कहती अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वापिस आई तो उमर इसी जगह खड़ा था। इसकी स्कैन करती नजर हाले के हाथ में दिए चेक पर गई। वो तब तक इसके करीब आकर रुकी थी। ये मैं नहीं ले सकती। इसने चेक हवा में बुलंद किया था। उमर ने आंखें सुकेड़ कर इसको देखा था। हाले, हम दोनों के दरमियान एक मायदा हुआ था। आपसी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर हम पार्टनर्स बनकर काम करेंगे। ये कोई बख्शिश नहीं है, ये आपके जेवरात की कीमत है। आप अगर इनको कहीं और भी बेचेंगी तो जाहिर है इतने ही पैसे मिलते। इसे रखें, काम आएंगे। वो नरमी से कह रहा था। मैं ये इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये रिश्वत की रकम है। मैं बगैर पैसों के रह सकती हूँ, लेकिन हराम की कमाई मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। ये वापस ले लो। अब के इसके लहजे में सख्ती नहीं थी, वो बस मना कर रही थी, जबकि उमर पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। रिश्वत? हराम का पैसा? आखिर ये सब क्या कह रही हैं आप? वो काफी देर बाद बोला था। रिश्वत का पैसा नहीं तो और क्या? ये 20 लाख उमर, ये 20 लाख का चेक है। तुम्हारी 10 तनख्वाहों से ज्यादा। अगर इतना पैसा तुम कहाँ से लाए? जाहिर है ये तुम्हारा चाय पानी ही होगा। वो चाय पानी पर जोर देती हुई बोली थी। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। हाले, मैं आपकी सारी नफरत बदतमीजी सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी जॉब, मेरा फर्ज है। मैं इस मामले में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। जानना चाहती हैं कहाँ से आया ये पैसा? ये रकम? ये रकम मेरे शोरूम से आती है। सदर बाजार में 3 दुकानें हैं मेरी, वहां से आती है। अब आप पूछेंगी वो दुकानें कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं, वो दुकानें मेरी माँ का शरई और कानूनी हिस्सा हैं। मैं 18 साल की उम्र से मुख्तलिफ नौकरियां कर रहा हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तनख्वाह से गुजारा करे। मुझे पुरताइश जिंदगी पसंद है, और इसके लिए एक आमदनी कभी भी काफी नहीं थी। ये चेक सिर्फ 20 लाख का है। मैं आपको 1 करोड़ का भी चेक दे सकता हूँ। उमर हयात ने पैसा कमाया है, और बहुत कमाया है, लेकिन मैंने कभी हराम नहीं खाया। आइंदा कभी भी मेरी कमाई को रिश्वत या हराम की कमाई कहने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। वो बोलकर तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया था। पीछे हाले बेतासुर लहजे के साथ इसे जाते हुए देखती रही। 2 घंटे बाद वो शहर के बहुत बड़े और महंगे मॉल के लेडीज सेक्शन में थी। ये ऐसा मॉल था जहां सिर्फ अमरा आते थे। गरीब और मिडिल क्लास लोगों ने से ऐसे मॉल बस फिल्मों और ड्रामों में ही देख रखे थे। यहाँ की एक लिपस्टिक भी इतनी महंगी थी कि इतने पैसों से एक गरीब आदमी के सारे महीने के खर्चे निकल जाएं। शानो इसका साया बनी इसके साथ साथ चल रही थी। साथ बार बार गर्दन उठाकर कभी यहाँ देखती तो कभी वहां। हाले ने कई दफा इसे सीधा देखकर चलने को कहा था, लेकिन वो मॉल की रोशनी और रंगीनियों में ऐसी गुम थी कि इसे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता था। इसके बरगस हाले के तासुरात स्पॉट थे। वो जैसे मारे बदे यहाँ आई थी। एक जगह से अपने लिए कुछ जूते खरीदे कि अब तक बख्श की लाई हुई जर्द हील ही में ही घूम रही थी। अब वो एक शॉप से अपने लिए चंद लॉन के सूट खरीद रही थी। सरदार की बीवी के कपड़ों पर लगा ब्रांड टैग इसने देख लिया था। इसके लिए इसी ब्रांड के इलेक्ट्रिशियन में से कुछ कपड़े खरीदे, जो कि तकरीबन 15 जोड़े थे। थोड़ी देर बाद मजीद इसी स्पॉट और सर तासुरात के साथ अपनी बाकी जरूरत की चीजें लेने के बाद वो बिल काउंटर पर आ गई थी। मैम, आप कार्ड? डेस्क के पीछे खड़ी लड़की नहाय शाइस्तगी से बोली थी। मैं कैश पे करूंगी, आप बिल बना दे, हाले ने जवाब दिया था। चंद लम्हे खटपट टाइप करके इस लड़की ने बिल हाले के सामने किया था। इसकी नजर सीधा आखिर में टोटल पर गई थी, 5,10,000। हाले ने बदवक्त अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी थी। नॉर्मल हालात में ये बिल इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन बात यही थी कि हालात नॉर्मल नहीं थे। ये चंद कपड़े और जूते इतने महंगे हो गए और पता भी नहीं चला। वो बस सोच ही सकी।
वो 5 लाख इन कपड़ों और जूतों पर नहीं झोंक सकती थी, ये तय था। बिला शबा वो सारे ड्रेसेस और जूते ब्रांडेड थे। वो हमेशा से यही सब खरीदने और पहनने की आदी रही थी। लेकिन तब इसके पास किसी और के कार्ड्स होते थे, और इस वक्त इसके पास जो पैसे थे वो इसे अपना जेवर बेचकर मिले थे। क्या वो इन पैसों को इस तरह खर्च करना, बल्कि इस तरह उड़ाना अफोर्ड कर सकती थी? जवाब एक बहुत बड़ी नाम में आया था। ये कार्ड रख लें। अकब से आती आवाज पर वो ठटक गई थी। हमेशा की तरह नक्सक से तैयार बालों को जल में जमाए वो महसूर सा देने वाली पर्सनैलिटी वाला आदमी सफीर सुल्तान था। हाले मुड़ भी ना सकी, वो एक जगह जम गई थी। श्योर सर, वो लड़की मुस्कुराकर बोली थी। सुल्तान फैमिली अमूमन यहाँ आती रहती थी और आजकल तो ये खानदान खबरों की जीनत बना हुआ था, इसीलिए वो लड़की जान गई थी कि वो दोनों कजन्स हैं। नहीं, रुक जाएं, हाले ने खुद को बोलते सुना। आप ऐसा करें, इन चीजों का बिल बना दे और बाकी का रहने दे, फिर कभी आ जाऊंगी। इसने सरदार की बीवी के लिए लेने वाले कपड़े के बैग्स अलग करते हुए कहा था। शाना बस खामोश खड़ी रही, इनको देखती रही। इसे ये बुरी आंखों वाला आदमी बुरा लगा था। यहाँ अगर इसका साब होता तो क्या यही बात थी? मैं कह रहा हूं ना, मेरा कार्ड यूज कर लो, समझ नहीं आ रही? अब की वो जरा सख्त लहजे में बोला था। डेस्क के पीछे खड़ी लड़की अब जरा परेशान हुई थी। इन चीजों का बिल कितना हुआ? हाले बगैर सफीर की तरफ देखे चंद बैग्स इसके सामने करते हुए पूछ रही थी। सफीर 2 कदम आगे आया था, हाले के कंधे के पीछे। हाले, मैं कह रहा हूं ना, मेरा कार्ड ले लो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। तुम हमारी फैमिली को जितना जलील कर सकती थी इतना कर चुकी हो, अब बस, बहुत हो गया, सब देख रहे हैं। इसने आवाज हल्की कर ली थी। हाले की हथेली पसीने से भर गई थी। वो मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो मुड़ी थी, जर्द होते चेहरे पर बदवक्त मुस्कुराहट लाई। मैं अपना बिल खुद दे सकती हूँ सफीर, अब तो कल्लुफ ना करें। जिस काम के लिए आए हैं प्लीज वही करें। वो बहुत मुश्किल से जब्त करती बोली थी। बिल बनाती लड़की किन अखियों से दोनों को देखा था। इनके पीछे बिल अदा करने वाले लोग भी इनको देखने लगे थे। सफीर मुस्कुराए थे, एक नजर डेस्क के पीछे खड़ी लड़की को देखा, फिर अपने पीछे खड़े लोगों को देखा और कहना शुरू किया। असल में ये मुझसे नाराज है ना, कजन्स में ऐसा होता रहता है, और वो अपना कार्ड भी भूल रही है। लड़कियों की जल्दबाजी की आदत। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहा था, इसीलिए मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, लेकिन ये लेने को तैयार ही नहीं। हमें बस 5 मिनट दे दें। वो कहकर हाले की तरफ मुड़ा था। लड़की कुछ ना बोली। वो इन खोखली मुस्कुराहटों और झूठी वजाहतों की आदी थी। वो 2 टके का पुलिस वाला जो तुम्हारे बिल्स तक पे नहीं कर सकता, तुमने इसे मुझ पर फोकियत दी। अब मस्जिद कोई तमाशा बनवाने की जरूरत नहीं है। खामोशी से मेरा कार्ड लो और बिल क्लियर करो। वो हल्की आवाज मगर सख्त लहजे में बोल रहा था। तब तक लड़की बिल बना चुकी थी। मेरा शौहर चाहे मुझे भूखा भी रखे, लेकिन कम से कम वो मुझ पर हाथ नहीं उठाता, वो कहकर मुड़ गई थी। मैडम, अब आपके 2,75,000 हो गए हैं। हाले ने करीब जाकर बिल उंगलियों से पकड़ा था, फिर बैग ने से कुछ नोटों की गड्डियां निकालकर डेस्क पर रखी और मुस्कुराई। थैंक यू सो मच। लड़की ने गिना नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। वो मुड़ी और सफीर को देखा और मुड़ गई। शाना बैग उठाए इसके पीछे गई थी। सफीर मुट्ठी पीछे इसको देख के गया। अपने किसी आशिक से बिल पे करवाने थे तो पहले बता देती। सफीर पीछे से बुलंद आवाज में पुकारा था। हालांकि दिल पर जैसे छुरी लगी थी। मुझसे दिल भर गया ना, तो तभी तो आज मेरा पैसा हलक में अटकने लग गया है। हालांकि कदम थमे थे। इसे दुख हुआ था, बहुत दुख। लोग हैरत से सफीर को देखे गए। वो सूटेड बूटेड डिसेंट सा इंसान इतनी गंदी जुबान रखता था। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें हाले सुल्तान, डूब मरना चाहिए था तुम्हें। शादी की रात घर से भागने वाली लड़कियों को जेब नहीं देता इतना नखरा। वो मजीद नहीं सुन सकी, भारी होते कदम उठाए और आगे बढ़ने लगी। हर कदम इतना भारी था जैसे कोई वजनी पत्थर पैर से बंधा रखा हो। जिसका बाप इसका सदमा लेकर वक्त से पहले मर गया हो, जिसके भाई ने अपनी बहन की बदकिरदारी की वजह से बाहर निकलना सोशल होना छोड़ दिया हो, इस लड़की को इतनी अकड़ जेब नहीं देती। अब भी चिल्ला रहा था। वो चलती गई, कानों में उतरता जहर दिल में उतरने लगा था, लेकिन वो चले गई इससे पहले
कि जिस्म जहर से सब्ज पड़ता है, इसे यहाँ से जाना था। ना जाने क्यों, एक लम्हे को दिल ने ख्वाहिश की थी कि काश उमर हयात यहाँ होता। अगले ही लम्हे इसने दिल को डपट कर सुलाया था और इस जगह से बाहर आ गई थी। दिल था कि फट रहा था, आंखें छलकने को बेताब। सफीर के साथ इसने एक बेहतरीन वक्त गुजारा था। वो कम बोलता था लेकिन अच्छा बोलता था, कभी ऊंची आवाज या बदतमीजी से बात नहीं की थी। हर मामले को समझने वाला और इसकी और चची की सुलह कराने वाला। हसन और हाले के झगड़े में हमेशा हाले को सपोर्ट करने वाला। जब वो फेल होती तो इसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसके सरपरस्त की हैसियत से जली कॉल्स करने वाला। इसे सफीर से कोई तूफानी इश्क नहीं था, वो बस अच्छा था, दिल को भी अच्छा लगता था। वो अच्छे वक्तों का अच्छा साथ था, अब बुरे वक्तों में बुरा क्यों बन रहा था। बाजी चले, शाना की आवाज पे वो होश में आई थी। आंखें जब्त से सुर्ख पड़ गई थी। जी चाहा था कि धाड़े मार मार कर रोए, लेकिन भला फर्क किसको पड़ता था। चलो, वो गायब दिमागी से कहते आगे बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी ड्राइव करते इसका चेहरा हर एहसास से आ रही था। दिल पर इन आंसुओं का बोझ था जो गिरे नहीं थे। भाजी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सस्ती मार्केट से कपड़े दिलवा सकती हूँ। महंगे भी नहीं होंगे और मुनासिब भी मिल जाएंगे, शाना ने हल्के लहजे में कहा था। गाड़ी ड्राइव करती हालिस सोच पे पड़ गई थी। वो इस वक्त पैसे उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और वैसे भी अब दिल को इन महंगे कपड़ों और ब्रांडेड चीजों का शौक नहीं रहा था। इसने आज जितने भी जोड़े खरीदे थे, इन पर बस एक ही नजर डाली थी और पैक करवा लिए। ये वही हाले थी जो एक जोड़े को 1000 बार देखकर 10 दुकान घूमकर सबसे बेहतरीन जोड़ा लेती थी। मिराज सुल्तान के जिस्म के साथ हाले सुल्तान का दिल भी मर गया था। हाले को अब लगता था कि इंसान मरने से पहले कई बार मरता है, और ऐसी अमवात के आगे सांसों का रुक जाना एक सानवी हैसियत रखता है। हमारा दिल का एक एक कोना वक्त गुजारने के साथ मरता जाता है। कभी बचपन की महरूमी दिल का एक कोना मारती है, कभी जवानी का नाकाम इश्क, कभी एक तरफा मोहब्बत, कभी शादी के नाम पे सौदेबाजियां, कभी वालदैन का वक्त से पहले मर जाना, कभी दोस्तों की दगाबाजियां, कभी फैमिलीज प्रॉब्लम जैसी मौत। हमें फैमिलीज प्रॉब्लम मारती हैं, वल्ला वैसी अजियतनाक मौत कोई नहीं होती। ये मौत सीधा हमारे दिल को छुरी से चीर देती है। हमारा दिल मुकम्मल तब बंद होता है जब अल्लाह का हुक्म हो, लेकिन ये जमीनी खुदा रोज हमारा दिल मारते हैं। बीबी, क्या कहते हो, ले चलो मार्केट। शानो की आवाज इसे हवास में लाई थी। हाले ने गायब दिमागी से इस बात में सर हिला दिया था। शानो इसी पर खुश हो गई थी। अब वो हाले को रास्ता बताती जा रही थी। थोड़ी देर बाद हाले ने जहां गाड़ी रोकी वो एक मिडिल क्लास मार्केट थी, जहां जामिया क्लॉथ मार्केट का बड़ा सा बोर्ड लगा था। यहाँ से अगर नजर उठाकर देखो तो दोनों तरफ में कपड़े और जूतों की दुकान। इन्हीं दुकानों के बाहर लगे स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी सजी थी। शानो गाड़ी से उतर आई थी। हाले अपना पर्स उठाए इसकी तकलीफ में बाहर निकली थी, लेकिन बाहर निकलने के अगले ही सेकंड इसे अंदाजा हो गया था कि ये एयर कंडीशनर मॉल नहीं, झुलसाती धूप वाली मार्केट थी। इसने बेख्तियार धूप से बचने के लिए हाथ को चेहरे के सामने कर लिया था। चलें बीबी, रश बहुत है। पीछे से शानो की आवाज पर वो मुड़ी थी और फिर एक गहरा सांस भरती इसके पीछे पीछे चलती गई। लोग जहां से गुजरते, दुकानदार हर आती जाती औरत और मर्दों को आवाज देते, सदाएं बुलंद करते। हर कोई अपने सामान की तारीफों में रतबुल सांद। बाजी, 2000 में जोड़ा, 2000, बस 2000। एक बार आएंगी तो बार बार आना पड़ेगा। आ जाए बाजी, एक बार देख लें बाजी, सेल लगी है बाजी, 1500 की सेल। मुख्तलिफ नारे, मुख्तलिफ बोलियां। हाले परेशान सी एक जगह रुक गई। वो यहाँ सबसे मुख्तलिफ थी। साफ लगता था कि वो इस जगह से मानूस नहीं है। शाना ने इसे रुकते देखा तो खुद भी ठहर गई। क्या हुआ बाजी, रुक क्यों गई? वो शोर की वजह से बुलंद आवाजों में पूछ रही थी। वो पीछे तुम्हें बुला रहे थे, शायद तुम्हारे रिश्तेदार थे। तुमने सुना नहीं? वो कह रहे थे बाजी आ जाओ, ये कपड़े ले लो। शानो के बरगस इसकी आवाज बुलंद नहीं थी। शानो कहका लगाकर हंस पड़ी थी। बाजी, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। यहाँ पर जिस दुकान के आगे से गुजरोगे वो आपको अपना दुकान में बुलाएगा। इनकी आवाजों पर कान ना धरो। बस जिस दुकान पर मैं रुक जाऊं आप भी वहीं रुक जाओ। अब आ जाओ। वो मसरूफ से कहती हुई आगे बढ़ गई थी। मजबूरन हाले को भी इसके साथ जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाकर शानो एक दुकान पर रुकी थी। ये दुकान बाकी दुकानों की निस्बत जरा अच्छी खासी थी। यहाँ आने वाले गरीब लोग इस दुकान को नजरअंदाज करते थे कि यहाँ से शॉपिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि मिडिल क्लास लोग किसी अच्छी तकरीब या लड़कियों के जहेज के सामान के लिए ऐसी दुकानों का रुख करते थे। वो दोनों दुकान के अंदर दाखिल हुई तो इनके लिए कुर्सियां रखी थी।
छोटा लड़का भागकर पानी ले आया था। हाले अपने ज़ाहिरी हुलियों और रख रखाव से डिफेंस की कोई कोठी में रहने वाली बेगम लगती थी। दुकानदार मरऊब हुआ गया। अब वो अपनी दुकान की सबसे शौक और भड़कीले जोड़े निकाल निकाल कर दिखा रहा था। हाले ने एक नजर नापसंदीदा से इन सब कपड़ों को देखा और फिर इसे टोक दिया। मुझे बस लॉन के सूटों की नई कलेक्शन दिखा दें, ये सब मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार जी जी करता अपने दुकान के नफीस और सादा से जोड़े निकालने आया। ये सारे जोड़े 3,000 से शुरू होते हैं बाजी, दुकानदार लड़के ने इसे बताया था। हाले ने चौंक कर इसको देखा था, साथ मुंह पर हाथ रखे शानों को देखा। ना क्यों, किस खुशी में 3,000? 2,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी मैं। इतना भी कोई खास रंग नहीं है ये, ना प्रिंट अच्छा है। ऐसे जोड़े पहन रखे हैं हमने, एक धुलाई के बाद ही रंग उतर जाता है। दुकानदार लड़का अब अपने जोड़े का दफा कर रहा था। हाले शानों के कान के करीब झुकी थी। बस कर दो शानों, कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। हाले को एक और ही फिक्र लाक हुई थी। इसको तो मैं से ही नाराज करती हूँ, आप रुक जाओ जरा। हाँ भाई, 15 जोड़े लूंगी इस तरह के, और साढ़े 1,500 2,000 तक। इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, मंजूर है तो ठीक, वरना और भी दुकानें हैं यहाँ पर। शानो एक बार फिर जरा पर उतर आई थी। वो जब घर पहुंची तो शाम होने वाली थी। लाउंज के सोफे पर बैठी वो अपने हील से आजाद किए पैरों को हाथ से दबा रही थी। इसी वक्त उमर दाखिली दरवाजे से आता दिखाई दिया। इसके पीछे ही शानो बैग उठाए आ रही थी। उमर ने इसे रोककर इन बैग्स की बाबत पूछा था। शानो जवाब दिए आगे बढ़ गई। उमर सर हिलाता अंदर आ गया। हाले सोफे की पुश से सर टिकाए नींद दराज थी। जब उमर लाउंज में दाखिल हुआ, हाले को सोफे पर बैठे देखकर वो इसके करीब रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया। हाले, नरमी से पुकारा। बोलो। हम अपने टारगेट से एक को चेक कर चुके हैं, बाकी 2 रहते हैं। अब किसका नंबर है और वो कौन है, आपके पास डिटेल्स है ना? हाले सीधी हुई थी, आंखें खोलकर इसको देखा। एक लम्हे को उमर ने इसकी आंखों में देखा। इन आंखों की जोत बुझी थी। इसने नजरें फेर ली। सरवर ख्वाजा चीफ कस्टम ऑफिसर, 10 माह पहले इसने 4 लीगल गाड़ियों को बगैर टिकट्स के क्लियर करवाया था। वो गाड़ियां किसी मिनिस्टर के भांजे की थी। सरवर ख्वाजा ने इसके बदले 2 करोड़ लिया था। पोर्ट पे इसके ताल्लुकात हैं, जिसे इसने इस्तेमाल भी किया और इनके मुनाफा भी दिया। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियां दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदात में इस्तेमाल हुई, जिनकी वजह से सरवर ख्वाजा काफी अरसा जेर हिरासत रहा। 2 माह पहले वो बाहर आया है। इसका आपसे क्या ताल्लुक? अब अगर इसने रिश्ता मांगा हुआ हो तो देखो इसका मैं क्या करता हूँ। इसको जेल भेजने वाले मेरे बाबा थे। इसके केस का फैसला बाबा ने सुनाया था। उन्होंने सुकून का सांस लिया था। हाले कहे जा रही थी, लेकिन बाद में इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और झूठे सबूत और गवाहों की वजह से रिहा हो गया। लेकिन इसकी रेपुटेशन बुरी तरह मस्क हो चुकी थी। नौकरी भी छूट गई है। आजकल वो शहर के कुछ अमरा रऊसा के आगे पीछे घूमता है ताकि इसकी पोजीशन इसे वापस मिल जाए। शेर अली और इसकी काफी अच्छी दोस्ती रही है। वो दोनों एक ही मोहल्ले से हैं। बाद में जिंदगी की भागदौड़ में इनकी जिंदगी भी बहुत सारी तब्दीलियां आई, लेकिन इनकी दोस्ती नहीं टूटी। वो शेर अली को आज भी फेवर देता है और कुछ दिन कबल इससे भी मिला था। ठीक है, इसके पास चलते हैं। क्या आपके पास कुछ है? हम इनसे कैसे उगलवाएंगे? चाय पानी देकर, हाले स्पॉट लहजे में बोली थी। उमर इसके इस तरह कहने पर मुस्कुराया था। और अगर ना माना तो खातिर तवाजा कर लेना। उमर गर्दन पीछे फेंके मखसूस हंसे गया। हाले ने इसे पहली बार इस तरह हंसे देखा था। थोड़ी देर बाद वो सीधा हुआ तो इसकी आंखों में पानी भर गया था, जिसे वो उंगली से साफ कर रहा था। आप बहुत जल्द मेरी इस्लाहात सीख गई, मुझे अच्छा लगा, वो अब मुस्कुराहट दबाकर बोला था। आज शाम 6 बजे ख्वाजा सरवर एक रेस्टोरेंट में किसी अजीज से मिलने आएगा। हम इससे मिलेंगे। तुम इससे किसी गाड़ी की डील करोगे, लेकिन तुम्हारा शोरूम है और तुम ऐसी गाड़ियां बासानी बेच सकते हो। हाले सुल्तान साहिबा, वो हर एरे गहरे को गाड़ी की डिटेल्स नहीं देता। क्या तुम एरे गहरे हो? वो दूबदू बोली थी। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। मेरा मतलब है, वो ये काम सिर्फ अपने जानने वालों के लिए करते हैं। मेरे सर पर साफ साफ लिखा है ASP उमर हयात। वो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। सस्पेंड ACB। हाले ने तहसी की। आपकी वजह से, अपने डेट शंटरपन की वजह से। वो दोनों एक दूसरे को दूबदू जवाब दे रहे थे। ठीक है, मान लिया जो आप कहती हैं। सब मान लिया। खुश? आखिर उमर ने हार मान ली। तुम मुझे आप क्यों कहते हो? हाले ने अजीब लहजे में सवाल किया था।
उमर चंद लम्हे इसके चेहरे को देखता रहा। क्योंकि मुझे आपसे अकीदत है, आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे घर का कोई बड़ा। जिस तरह हम इनके सामने ऊंचा नहीं बोल सकते, सख्त नहीं कह सकते, कभी कभी इनके सामने बिल्कुल बेबस होते हैं, मैं आपके मामले में बिल्कुल ऐसे ही हूँ। आपका चेहरा मेरे किसी अजीज से मिलता है। किससे? मीका गैस, वो मुस्कुराकर बोला था। मुझे तुम क्यों कहती हैं? हालांकि मैं आपसे उम्र में 6 साल बड़ा हूं। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आप इन्हें कहा जाता है जिनकी आप इज्जत करते हो, या जो आपके लिए अजनबी हो। ना मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ना तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं तुम्हारा असल चेहरा जानती हूँ, वही जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। वो खुश्क लहजे में कहकर उठी थी और आगे बढ़ गई। उमर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी, आंखों में अजियत दर आई थी। जैसा मुझसे शतरंज में हार जाते थे। वो पीछे से पुकारा था। हाले जहां थी वहीं थम गई, साकित। वो दुनिया में बस दो लोगों से जानकर हारते थे, एक आप और एक मैं। सोचें, फिर मेरा असल चेहरा कैसा होगा? क्या आपके बाप ने मुझे पहचाना नहीं होगा? आपकी नफरत बजा है, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी लाएं, क्योंकि ये यकतरफा है, और यकतरफा जज्बे हमेशा तकलीफी देते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, जिसने आपके साथ बुरा किया है, मैं इनको चौक पर खड़ा करके दुर्रे मारूंगा। मुझसे नफरत एक दिन बेजा साबित होगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हाले सुल्तान के लिए उमर हयात से ज्यादा मुखलिस कोई नहीं, खुद हाले भी नहीं। वो बोलते हुए उठा था। हाले अब भी नमक कम जस्मा बनी खड़ी थी, जैसे छू लो तो ढेर हो जाए। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप बाहर आ जाएं। वो चला गया था। वो इसी तरह लाजवाब करके क्यों चला जाता था? वो दोनों गोल चक्करदार जीने पर चढ़ते रेस्टोरेंट की बलाई मंजिल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही इन दोनों ने रूफ के टॉप पर कदम रखा, बेख्तियार इन दोनों की निगाह सीढ़ियों के साथ खत्म होती दीवार पर गई, जहां छोटी बड़ी साइज के बेशुमार तस्वीर लगी थी। दो लड़कियां अपनी तस्वीर पर हाथ में पकड़े बेताब खड़ी थी कि अब इनकी तस्वीर इस दीवार की जीनत बनेगी, और कब वो इस तस्वीर की तस्वीर बनाएंगी। एक वेटर हाथ में ग्लू स्टिक पकड़े खड़ा था। इन सब तस्वीरों में सबसे नुमाया एक तस्वीर थी, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तस्वीर। इस तस्वीर में 3 लोग थे। बीच में 15 साल हसन सुल्तान, इसके दाएं जानिब मुस्कुराते चेहरे वाली हाले सुल्तान, और बाएं जानिब ग्रे आंखों वाला हारून शाहिद। हाले इस तस्वीर को देखती आगे बढ़ गई थी, जबकि उमर वहीं खड़ा रह गया, आंखों की पुतलियां सुकेड़े इस तस्वीर को देखे गया। जब इसे अपने अकब से इन दोनों लड़कियों में से एक की हसरत भरी आवाज आई, यार, ये ग्रे आंखों वाला लड़का कितना हैंडसम है ना। इसका लहजे में इश्तियाक था। हाँ, बहुत हैंडसम है। ये फूड ब्लॉगर भी है, मैंने इसको इंस्टाग्राम पर देखा था। ग्रे ब्यूटी के साथ खड़ी लड़की ने इसकी ताकीद की थी। उमर को न जाने क्यों ये तारीफ बुरी लगी थी। आई डोंट फाइंड हिम हैंडसम। वो मुंह के जाविये बिगाड़ कर बड़बड़ाया था, फिर एकदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। वापस मुड़कर तस्वीर को एक बार फिर देखा। वो हमें सोचने वाले अंदाज में कटी की सुरमई बिल्ला। वो हारून को एक निकनेम से नवाज गया था। हाँ, बिल्कुल सही, यही सही रहेगा, सुरमई बिल्ला। वो खुद को दाद देता आगे बढ़ गया था, अलबत्ता दिल को जैसे करार आ गया था। वो दोनों काफी देर से इस छोटी गोल मेज पर बैठे ख्वाजा सरवर के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी वक्त सरदार के साथ एक 35-36 साल आदमी इन्हें अपने सामने वाली टेबल पर बैठता दिखाई दिया। हाले ने इसे पहचान लिया था। वो ख्वाजा सरवर था, लेकिन सरदार के साथ क्यों? ये सरदार यहाँ क्या कर रहा है? वो उमर के कान के पास झुकी थी। मेरा दोस्त, मेरी मर्जी। हाले ने मेज पर पड़ा उमर का मोबाइल अपनी 2 उंगलियों में उठा लिया था और मेज की दूसरी तरफ ले जाकर हवा में बुलंद किया। मेरा हाथ, मेरी मर्जी, वो जताते हुए बोली थी। बताता हूँ, रखें इसको वापस, प्लीज रख दे, ये बहुत महंगा है। इसने जैसे मिन्नत की थी। हाले ने मोबाइल वापस रख दिया। उमर को बताओ जल्दी वाली नजरों से देखा था। इसने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। ख्वाजा सरवर का क्लास फेलो खुरम मलिक सरदार का कजन है। सरदार ने खुरम से बात की और इसने इन दोनों का मीटअप रखवा दिया। सरदार अब ख्वाजा से कहेगा कि इसे एक अनलीगल गाड़ी चाहिए, जिसके लिए वो फौरन हामी भर देगा। क्यों? हाले ने बीच में टोका था। मुझे बात के दरमियान में टोका ना करे, मैं नाराज हो जाता हूँ। उमर जिस संजीदगी से बोला था, हाले का खून तक जल गया। वो दोबारा से कहने लगा, हाँ तो ख्वाजा हामी भर लेगा।
क्योंकि कल इसकी बीवी की सालगिरह है। इसकी बीवी ने इससे डायमंड का नेकलेस की फरमाइश की है और हर नेक शोहर की तरह वो अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन जाहिर है इसके पास इस वक्त एक ढीला भी नहीं है। सारी रकम इसने खुद को छुड़वाने में लगा दी। अब इसे चाहिए असली जहन्नुम में भी जाना पड़े वो जाएगा, लेकिन अपनी बीवी के तानों को जहन्नुम में नहीं जलेगा। इसके घर में एक गाड़ी है, वो इलीगल है। कौमी इम्कान है कि वो इसी गाड़ी को बेचना चाहेगा और मेरे बंदे इसे धर लेंगे। फिर देखते हैं चाय पानी देता है या खातिर तवाज़ा करनी है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे सब पता होता है, वो फौरन बोला था। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं इसे अगवा करना मैं तुम्हारा साथ देने वाली हूँ? अब अपनी बीवी से ये काम थोड़ी करवाऊंगा मैं। आपको तो किसी और काम के लिए लाया हूँ, बताता हूँ थोड़ी देर में। वो सामने देखते हुए कह रहा था। फिर कुछ याद आने पर हाले को देखा। हाले, ये सब करके हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मेरी गट फीलिंग कहती है ये आदमी जो चाहे दुनिया जहां की बेगैरत इंसान है, ये आपके अगवा में शामिल नहीं है। हाले बगौर से सुने गई। क्या आप एक बार मेरा एतबार कर सकती हैं? इसका अंदाज जैसे बेबस था। मैं जानता हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन हाले आप सोचें, अगर मुझे आपसे शादी करने का जुनून होता तो जज साहब को मनाना क्या मेरे लिए मुश्किल था? हरगिज नहीं। मैं इन्हें मना सकता था, वो खुद कई बार ढके छुपे लफ्जों में मुझसे आपकी बात कर चुके थे। मैं मर्द हूँ, इशारा समझ गया था, लेकिन मेरे लिए आपकी मर्जी ज्यादा जरूरी थी। मैंने पूछी, आपने इनकार कर दिया और बात खत्म हो गई। मैंने 10 दिन आपका शोक मनाया था, वो मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। लेकिन मैं आप पे बस एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपको पाना मेरे लिए किसी भी दौर में मुश्किल नहीं रहा, लेकिन आपको अब भी मुझ पर शक है तो किसी ऐसी जगह सबूत ढूंढे जहाँ से कुछ मिल जाए। या हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं बस। मेरे पास वो आदमी है जिसने ये सब कुछ किया है। मेरा दिल गवाही देता है, एक बार, बस एक बार मेरे दिल की गवाही सुन लें। आपके बाबा आंखें बंद करके इस सड़क पर चल सकते थे जिस पर उमर इनका हाथ थाम कर चलता हो। इनकी खातिर मेरे साथ चले ताकि हम इस आदमी तक पहुंचे जिसने वाकई ये सब किया है। और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जान से मार दीजिएगा, आपको मेरा कत्ल माफ है। वो इसकी आंखों में देखकर बोला था। मैं तुम पर एतबार नहीं करती उमर, लेकिन बाबा की चॉइस पे करती हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो आपका हुक्म। इसने सीने पर हाथ रख लिया था। उमर ने सरदार को मीटिंग खत्म होने का इशारा किया था। सरदार नासमझी से इसे देखे गया। खैर, थोड़ी देर में इसने ख्वाजा के साथ मीटिंग खत्म कर ली और उमर के मेज की तरफ आ गया। इसी वक्त इनकी मेज के दाएं तरफ एक जीन्स शर्ट में मलबूस 17-18 साल लड़की कोहनी पे बैग टिकाए इसकी बिल्कुल सीध में बैठी दिखाई दी। उमर ने इसकी तरफ पुछ थी, लेकिन इसने गर्दन मोड़कर इसको देखा था, फिर रुख फेर लिया। इसके लिए लाया हूं आपको, उमर ने हाले को देखते हुए कहा था। क्या मतलब? मैं इस लड़की को नहीं जानती, वो हैरान हुई थी। ये जज साहब के केस के मुतालिक है, कुछ सबूत है जो अब भी गायब है। इस लड़की के बाप मुझे वो सबूत दे सकता है, लेकिन इसके बदले वो अपना खानदान चाहता है। ये बच्ची अपने बाप से नफरत करने लगी है क्योंकि इसके वालिद की एक मुतनाज़िया वीडियो वायरल हुई है। इन सब में मैं क्या कर सकती हूँ? वो बुरी तरह बेजार हुई थी। मैं नहीं जानता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो अपने बाप को कबूल कर ले। किसी भी तरह कुछ भी करके उठे हाले और जाएं। ये मैं नहीं कर सकती उमर, इसने जैसे उमर को यकीन दिलाना चाहा। क्या आप चाहती हैं अपने बाप के मरने पर वो भी गिल्ट महसूस करे जो आप इनकी आखिरी बात ना मानकर कर रही हैं? हमला खैर मुतवक्का था। उमर, हाले की आंखों में गुलाबीपन उतरा था। क्या आप ये चाहती हैं कि कोई दूसरा इंसान भी अपने बाप की एक गुनाह को ना माफ करने के गम में सारी जिंदगी एक अधूरेपन के साथ गुजारे? जाए हाले, प्लीज जाए, ताकि कोई और आपकी तरह गिल्ट और अजियत में ना हो। जो लोग किसी का दिल नहीं दुखाते, अल्लाह इनके दिलों से बोझ उतार देता है। जो किसी और का गम सुनते हैं, अल्लाह इनकी और ज्यादा सुनने लगता है। अल्लाह के सबसे करीब वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी नेकियां करते रहते हैं, और ये छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी जद्दोजहद मांगती हैं। हाले बैग हाथ में पकड़े उठी थी। मैं तुम्हें इसके लिए कयामत तक माफ नहीं करूंगी, वो जख्मीपन से कहती उठ गई थी। अलबत्ता इसका रुख बाहर की तरफ था। वो चली गई तो सरदार इसके सामने आकर बैठ गया। मुझे वहां से क्यों उठाया भाई? क्योंकि मेरी बीवी ने कहा था। और बिठाया क्यों था? क्योंकि मेरी बीवी ने कहा था।
काबिले रश के इत्मीनान से जवाब देता। वो सरदार को जहर लगा था। और अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें इस रेस्टोरेंट की छत से कूदने का कह दे तो? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहेगी। भला इसने बेवा थोड़ी होना है। मैंने तुम्हारे जैसा जन्मरीद नहीं देखा, देखोगे भी कैसे? मेरे बाद वो सांचा ही तोड़ दिया। मैं वन एंड ओनली हूं। कैसे तुम बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। बस अल्हम्दुलिल्लाह कभी गरूर नहीं किया। वैसे भी शरीफ आदमी हूँ, बीवी से दबकर चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा कर चलता है। ये ये हदीस है। सरदार तो जल ही गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तो आंखें भर आईं आपकी इस दर्जा शराफत पर। बस अब मैं कहीं रो ही ना पड़ूं। वो जलकर बोला था। उमर ने जवाब नहीं दिया। इन दोनों को इसी मेज पर छोड़कर हम इस मेज की तरफ चलते हैं जहां हाले सुल्तान उमर के मेज से उठने के बाद इस 17 साल लड़की के साथ तकरीबन 25 मिनट बाद आकर बैठी थी। वो जैसे इस लड़की के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी, लड़की गैर आरामदाह सी हुई। एक्चुअली मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। वो आते ही होंगे, मुनासिब नकूश और एक बारीक सी आवाज वाली लड़की कह उठी थी। मैं जानती हूँ तुम उमर हयात से मिलने आई हो। मैं इसकी बीवी हूँ, हाले सुल्तान। वो बदवक्त चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोल पाई थी। उमर सर कहाँ है? He was supposed to come. He was supposed to come. अब की वो लड़की बेचैन हुई थी। मैंने अपना तारुफ करवाया, जवाबन तुम्हें अपना तारुफ करवाना चाहिए था ना। मैं असरा हूँ, असरा सिकंदर। उमर सर हमारे कॉलेज में आए थे, उन्होंने एक तकरीर की थी। मैं तब से इनकी फ़ैन हूँ, मैं इन्हें आइडलाइज करती हूँ। आज उन्होंने मुझे कॉल की थी और मुझसे मिलना चाहते थे। वो कब तक आएंगे? असरा ने सारी तफसील कह सुनाई थी। वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तब तक मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। यकीन करो मेरी बड़ी अच्छी बातें करती हूँ मैं। हाल इसकी आंखों में देखती पुरअतमाद से कह रही थी, ऐसे जैसे शहजादियाँ बात करती हैं, बगैर डरे बगैर झिझके, बेखौफ बाएतमाद। क्या आप दोनों साथ हैं? मेरा मतलब है, आपने तो उमर सर पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। असरा बोलते हुए झिझकी थी। हालांकि दिल में कोई इसे जोर से झगड़ रहा था। इस शख्स के जिक्र से जितनी नफरत थी, इतनी ही इसकी बातें इसे सुननी पड़ती थी। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। कल नाराज थे तो आज ठीक, और आज ठीक है तो कल फिर नाराज हो जाएंगे। तुम अपनी बात करो। तुम अपने बाप से क्यों नहीं मिलती? हाले ने बज़ाहिर आम से लहजे में सवाल किया था, लेकिन इसने वाज़ह तौर पर असरा का रंग उड़ते देखा। फिर अगले ही लम्हे इसका चेहरा सुर्ख हुआ, गुस्से से, बेबसी से। ये मेरा पर्सनल मामला है। मैं आपको यह हक हरगिज नहीं दूंगी कि आप मेरी जातियात में इंटरफेयर करें। इसी वक्त हाले के दाएं तरफ एक वेटर मुअद्दब सा आकर खड़ा हुआ। वो ऑर्डर लेने आया था। हाले ने मुस्कुराते हुए ऑर्डर नोट करवाया था, फिर नर्म सी नजरों से गुस्से से उबल खाती असरा को देखा। तुमने अपने इंस्टाग्राम पर अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम हटा दिया है। तुमने अपने मामले को खुद पब्लिक किया है। अब हर आता जाता तो बात तो करेगा ना। हाले ने नरमी से याद दहानी करवाई तो असरा के गले में गिल्टी सी उभर कर मद्दूम हुई। व्हाटएवर, मैं फिर भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। वो जिसको आप मेरा बाप कहती हैं। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई, बैग उठाकर कोहनी पर टिकाया और बोलना जारी रखा। वो शख्स नाकाबिले यकीन है कि मैं इसका जिक्र भी करूं। उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, मैं इसके लिए इनको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे लिए वो मर गए हैं। इसकी आवाज आखिर में कांपी थी, गुस्से से, तैश से। वो शख्स जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम इसके लिए इंस्टाग्राम पर लोगों से लड़ती हो। उप्स, सॉरी, मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े थे। तुम्हारा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम्हारे बैग में जो कार्ड है वो इसी शख्स का दिया हुआ है, और आज तुम इसी कार्ड से पे करने वाली हो। वो इस काबिल नहीं है कि तुम इसका जिक्र करो, लेकिन वो इस काबिल है कि तुम इनका गिफ्ट लिया हुआ बैग अपने एक स्पेशल डिनर पर ले जाओ। असरा की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने यख पानी इसके सर पर डाल दिया हो। तुम इनको माफ नहीं कर सकती, लेकिन जब तुम 16 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ ब्लडी एडवेंचर, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आधे रास्ते में ही तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी सारी ज्वेलरी और कैश लूट लिया,
तुम्हें एक वीरान सड़क पर छोड़कर भाग गया, तब उन्होंने तो तुम्हारी वापसी पे तुम्हें माफ कर दिया था। असरा आहिस्तगी से वापस बैठ गई। इसका रंग सफेद पड़ गया था, वो शेल हो गई थी। हाले ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर इसके आगे किया। असरा ने मुर्दा हाथों से गिलास थाम लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। दोनों के दरमियान खामोशी का एक लंबा वक्फा आया। थोड़ी देर बाद वो बोली तो इसकी आवाज में रंज था। मेरी एज में गलतियां हो जाती हैं। वो बड़े थे, इनको एहतियात से काम लेना चाहिए था, इनको हमारा सोचना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। इसकी आंखें भरने लगी थी। उन्होंने अपने साथ गलत किया। सारी दुनिया हम पर थू थू कर रही है। मेरी फ्रेंड, मेरा सलकत, सबने मुझे डिसोन कर दिया है। मेरी मामा डिप्रेस हो गई हैं। मेरा भाई ड्रग्स लेने लगा है। हम बर्बाद हो गए हैं और ये सब पापा की वजह से हुआ है। गलतियां हर उम्र में होती हैं। असल चीज अपनी गलती को ऑन करके इसे फिक्स करना है, या आइंदा इसे ना करना। दुनिया का क्या है असरा? ये 1 महीना पहले तक मुझ पर थू थू कर रही थी, फिर उमर पर, और अब तुम पर। ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अगर तुम्हारा बाप मर गया तो ये दुनिया तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखेगी। ऐसे तो ना कहें। असरा होली तो गई थी, हाले बोले गई। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता है वो कोई दुनिया नहीं करेगी। कोई तुम्हें 25 लाख का बैग गिफ्ट नहीं करेगा। कोई तुम्हें लाखों रुपए उड़ाने के लिए नहीं देगा। कोई तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें माफ नहीं करेगा। गलतियों पे सजा हर कोई देता है, टोकता है हर कोई, ब्लेम हर कोई करता है, माफ बहुत कम लोग करते हैं। वो तुम्हारा बाप है असरा। इससे गलती हुई है, हर इंसान से होती है। हम अपने पेरेंट्स की गलतियों को लेकर टची हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए अपने पेरेंट्स परफेक्शन की मिसाल हैं। जैसे वो तो बिल्कुल सेंट हैं, वो तो फरिश्ते हैं। ऐसा नहीं होता असरा। हमारे पेरेंट्स भी गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। इनके साथ भी शैतान होता है। इनके दिल में भी नेकी और बदी का ख्याल होता है। गलती इनसे भी हो सकती है। सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं हो सकते। जिस तरह सारी औलादें अच्छी नहीं होती, इसी तरह कुछ पेरेंट्स भी अच्छे नहीं होते। असरा की आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। वो सर झुकाए रोती गई। हाले कहे जा रही थी, कुछ के पेरेंट्स नशा करते हैं तो कुछ के जुआ खेलते हैं। कोई बदजुबान है तो कोई नाकाम निखट्टू, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। और यकीन करो, इनका होना नेमत है, जन्नत है। अपने पेरेंट्स खोना आपके दिल को मार देता है। मेरा दिल मर गया है। तुम अपना दिल ना मरने दो। मेरे सर पर हाथ रखने वाला नहीं रहा। तुम इन हाथों से महरूम ना हो। मेरी गलतियों पे कोई मुझे माफ करने वाला नहीं है। मेरे गिरने पर मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। तुम्हारे पास है, और ऐसे लोगों की वजह से मत छोड़ो। वो अपने असली कायल करने वाले लहजे में कह रही थी। उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं इनको माफ नहीं कर सकती। वो रोते हुए कह रही थी। तुम 16 साल की उम्र में घर से भाग गई, क्या वो हर्ट नहीं हुए होंगे? मेरी मामा, वो इनको माफ नहीं करेंगी। वो इनको छोड़ देंगी। हमारी फैमिली टूट जाएगी। कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। अब की इस बच्ची की आंखों में खौफ था, इसका लहजा उदास था। मियाँ बीवी एक दिन अपने मामला दुरुस्त कर ही लेते हैं। वो आज लड़े हैं, कल ठीक हो जाएंगे। जिस तरह मैं और उमर, जिस तरह दुनिया के सारे कपल्स। तुम इनकी टेंशन मत लो। तुम ये सोचो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है। क्या तुम अपने बाप को खोना अफोर्ड कर सकती हो? क्या तुम इनकी एक गलती पर इनको माफ करने की बजाय इनसे हर ताल्लुक तोड़कर इनको वक्त से पहले मरने देना चाहती हो? हाले आगे को होकर बैठी फिक्रमंदी से कह रही थी। असरा अब के मुतजब लगती थी। इसके आंसू गिरना बंद हो गए थे। अब वो सख्त खौफजदा थी, सख्त गमगीन ज़्यादा, और कुछ कुछ खौफजदा भी। मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा सोशल सर्कल, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मुझे छोड़ देंगे। मैं इन सबको गॉसिप का एक टॉपिक बन जाऊंगी। वो सब मुझ पर जुमले कसेंगे, बातें करेंगे। मेरी मेंटल हेल्थ डैमेज हो जाएगी। वो बेबसी की आखिरी हद पे थी। हाले चंद लम्हे से अजीब नजरों से देखती रही। असरा इसके बोलने की मुंतजिर रही। इसी वक्त वेटर ने आकर ऑर्डर सर्व किया। खाने की इश्तिहाल अंगेज खुशबू सारे में फैल गई थी। खुशबू असरा के नाक के नथनों से टकराई, साथ ही इसके कानों से हाले की आवाज भी टकराई थी। तुम किन लोगों की बात कर रही हो असरा? ये लोग, क्या ये लोग वाकई तुम्हारे दोस्त हैं? इन लोगों को तुम दोस्त कहती हो?
वो ताज्जुब से कह रही थी। असरा यकटक्की से सुने गई। ये कैसे दोस्त हैं जो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे माँ बाप के आपसी झगड़े और तुम्हारे वीक पॉइंट पर नजर रखे हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो तुम्हें एज इट इज कबूल नहीं कर रहे? उन्होंने दोस्ती तुमसे की थी, तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं, तुम्हारे बड़े छोटे घर से नहीं, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारे स्टेटस से नहीं। दोस्तों आपके ऐप जाहिर नहीं करते। ये कौन लोग हैं जो तुम्हें अपनी गॉसिप का टॉपिक बना रहे हैं? तुम्हारी मेंटल हेल्थ अगर इन लोगों के कुछ कहने से मुतासिर हो रही है तो तुम पहले ही डैमेज हो चुकी हो। असरा सांस रोके इसको सुने गई। दोस्त कौन होता है असरा? असरा की आंखों में बेख्तियार कौन वाला तासुर आया था। हालांकि कह गई, जो आपकी खुशी में खुश हो, जो आपके दुख में दुखी हो, जिससे बात करते हुए ये ना लगे कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, जिसके लिए आपको खुद को बदलना ना पड़े। दोस्तों को इज इट इज कबूल किया जाता है। इनके ऐब, इनकी अच्छाई, इनका गुनाह, इनका सवाब सब कबूल किया जाता है। कबूल करने का ये मतलब नहीं है आप इसे हमेशा अंधेरे में रहने दे। अगर आपको इसका कोई काम गलत, इसकी कोई हरकत मशकूक लगे तो इसकी इस्लाह करें, महफिल में नहीं, अकेले में, सख्ती या रौब से नहीं, नरमी और मोहब्बत से। जो दोस्त आपको आपकी फैमिली के गुनाहों की वजह से छोड़ रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। खाने की खुशबू हवा में तहलील होकर खत्म होने लगी थी। वो बगैर ताज वाली शहजादी बोले गई, आपको चाहिए इनको छोड़ने से पहले आप इन्हें छोड़ दो। ये मत सोचो कि अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। दुनिया लोगों से भरी पड़ी है। आप एक इंसान को अपनी जात की बेहतरी के लिए छोड़ेंगे, अल्लाह आपको किसी और से नवाज देगा। जो लोग अपनी इज्जत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह तब तक आपकी मदद नहीं करता जब तक आप ना चाहें। आपका जिस दिल सब अल्लाह की अमानत है। किसी इंसान को हक नहीं पहुंचता कि वो आपका दिल दुखाए, आपको तकलीफ दे। अल्लाह नहीं चाहता कि आप टॉक्सिक लोगों के हाथों जलील होते रहें। लेकिन जब तक आप अल्लाह की अमानत में खयानत करते रहेंगे, अपने जिस्म किसी के हाथों, अपने दिल को किसी बातों से जख्मी करवाते रहेंगे, अल्लाह आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जिस दिन आपके दिलो दिमाग में एक जरा सी भी मोहब्बत अपनी ज़ात के लिए आ गई, जिस दिन आपने खुद को अजियत से निकालने का फैसला कर लिया, अल्लाह आपके लिए ऐसे ऐसे दर खोल देगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। किन दोस्तों की बात कर रही हो तुम? वो सब तुमसे ज्यादा गिल्टी हैं। इनके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा मसाइल कर चुके हैं। क्या तुम्हारे दोस्त जवाद का बाप 3 बार गबन करके केस में जेल नहीं जा चुका? क्या फरवा की माँ क्लब में जुआ खेलते हुए नहीं पकड़ी गई? क्या एहसन की माँ के अपने ही गार्ड्स के साथ गलत ताल्लुकात नहीं थे? आपको कैसे पता? आप कौन हैं? वो फटी हुई आवाज में बमुश्किल बोल पाई। ये अहम नहीं है बच्चे, अहम ये है कि जब वो लोग अपने पेरेंट्स को माफ करके इनके साथ रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? और अगर वो ना भी रहते तो तुम रहो, क्योंकि तुम्हारे वालिद को जरूरत है तुम्हारी। वो 60 की दुहाई क्रॉस कर चुके हैं। अब तुम चलने की इनकी लाठी हो, खिलाने के लिए हाथ और बात करने के लिए इंसान। कभी किसी दौर में जब तुम बच्ची थी तब उन्होंने यही सब तुम्हारे लिए किया था। अब तुम्हें करना चाहिए। माँ बाप का अच्छा या बुरा होना अहम नहीं होता, इनका बस होना अहम होता है। वो बोलकर खामोश हुई तो जैसे एक तिलस्म टूटा। वो कितना प्यारा बोलती थी, सादा और नर्म। मैं इनको सॉरी नहीं बोलूंगी। असरा हार गई थी। आपके खानदान को आपके रिश्तों को सॉरी और थैंक यू की जरूरत नहीं होती। तुम बस इनसे नाइसली बात कर लो और सब पहले जैसा हो जाता है। दिलों से नफरत और बुग़्ज़ निकाल लिए जाते हैं, बगैर मांगे माफिया मिल जाती हैं। वो सादगी से बोली तो असरा ने बस सर हिला दिया। हालिया मजीद इससे कुछ कह रही थी, लेकिन अब हम यहाँ से उठकर उमर और सरदार की मेज की तरफ जाते हैं। सरदार चंद लम्हे इसको देखता रहा, फिर आगे को हुआ। उमर तुम ठीक नहीं हो। क्यों? मुझे क्या हुआ? इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए थे। तुम एक बार फिर अपने गम को प्रोसेस होने नहीं दे रहे। मुझे यकीन है तुमने मेरा सुल्तान की मौत का गम अपने अंदर प्रोसेस नहीं किया। तुम आखिर कब तक खुद को ऐसी अजियत देते रहोगे? ये सवाल करने वाला कोई और ही था, संजीदा फिक्रमंद सा आदमी। रेस्टोरेंट की जद बत्तियां इनको बोलते हुए सुननी गई। मैं इनकी मौत पर रोया था, मेरा गम प्रोसेस हुआ है।
तुम्हें क्या मैंने बेवकूफ लगता हूँ? कब, कहाँ, क्या करना है मुझे सब पता होता है। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। तुमने इस गम से कितने अरसे में रिकवर किया? चंद घंटे, वो फौरन बोला था। सरदार ने अफसोस से देखा। उमर, कि चंद घंटे किसी भी गम के लिए काफी होते हैं? अल्लाह ने हमारे दिन में 3 रोज का शौक क्यों रखा? ताकि हम अपना गम प्रोसेस करें। चंद घंटों में गम खत्म होकर इंतकाम में नहीं बदलते। तुम्हारा गम अब भी गम के मरहले में है। तुम अब भी अपने जख्म को खरोच रहे हो ताकि ये ताज़ा रहे। मिराज सुल्तान की मौत ना भूले। क्या तुम्हें याद है कि एक आदमी जो अपने इंतकाम का मुताला करता है वो अपने ही जख्म को हरा रखता है। तुम अपने इंतकाम को प्लान नहीं कर रहे, तुम अपना इंतकाम को जुनून बनाते जा रहे हो। और जब इंतकाम जुनून बन जाए तो सही गलत नहीं दिखता। इंतकाम के इस चक्कर में आखिर में तुम अपनी रूह मार दोगे। तुम भी इन लोगों जैसे हो जाओगे। और याद रखो, जिस्मों के कत्ल की सजा होती है और कभी कभी माफी भी, लेकिन रूहों के कत्ल में ना दियत होती है और ना माफी, ना सजा, बस एक लंबी ना खत्म होने वाली अजियत होती है। तुम खुद को अजियत क्यों देना चाहते हो? वो बेहद फिक्रमंदी से कह रहा था। उमर झुला गया था। तो क्या करूं? हाँ बताओ मुझे। औरतों की तरह रोता रहूं या फिर नामर्दों की तरह माफ कर दूं? अल्लाह ने मुझे 2 बाजू दिए हैं, मैं इन्हीं बाजुओं से इनका गला दबाऊंगा। मैं इन्हीं बाजुओं से इन्हें कब्रों में उतारूंगा, जैसे मैंने जज साहब को उतारा था। मैं अपने जख्म हरे रहने देना चाहता हूँ। अगर मैं गम को रो दिया तो ये हल्का हो जाएगा। अगर मैं दिल में पड़ी भारी सिल हटा दी तो बोझ खत्म हो जाएगा और उमर हयात माफ कर देगा। मैं नर्म नहीं पड़ना चाहता। जिनकी आंखें जितना रोती हैं, इनके दिल इतने ही नर्म हो जाते हैं। और मैं अपना दिल सख्त रखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं तो ये हरगिज नहीं होगा। वो आंखों में गुस्सा लिए दबे दबे लहजे में बोला था। सरदार ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा, फिर कहना शुरू किया। मैं नहीं जानता वो लोग कौन हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इनके साथ क्या करोगे। चाहे इन्हें कब्र में उतारो, इनके टुकड़े करो या इनकी लाशों को चौराहे पर रख लटका दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? उमर जैसे बेजार हो गया था। उमर हयात, मैं उमर हयात की रूह को बचाना चाहता हूँ। उमर के ऊपर जैसे ही किसी ने यख ठंडा पानी डाल दिया था, वो जम गया। इंतकाम के चक्कर में कितने लोग मरेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उमर हयात की रूह को नहीं मरने दे सकता। तुम्हारा जिस्म मर जाएगा, तुम्हारी कब्र पर जाकर रो लूंगा, लेकिन तुम्हारा खोखला वजूद मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम अपने गम को प्रोसेस करो ताकि तुम्हारी रूह मरने से बच जाए, ताकि इसे गम हो, इसे तकलीफ हो, इसे खुशी हो, वो हर एहसास को महसूस करे। अपने दिल से इस भारी सिल को हटाओ ताकि तुम ग्रो करो। इंतकाम अगर तुम्हारे दुश्मन को मारता है तो इंतकाम का जुनून तुम्हारी रूह मार देता है। वो कह रहा था और उमर सुन रहा था। गम बहुत पजेसिव होता है। इसे वक्त चाहिए होता है, इसे स्पेस चाहिए, इसे तुम्हारा साथ चाहिए होता है, इससे तुमसे बात करनी होती है। अगर तुम इसे वो नहीं दोगे तो गम बन जाएगा, डराएगा, हांट करेगा, जलील करेगा, तुम्हारे दिल को तकलीफ देगा, तुम्हें बातें सुनाएगा, लोगों के सामने तुम्हें एक्सपोज करेगा। तुम नहीं जानते ये गम कैसे इंसान को निकल जाता है। ये तुम्हारी सारी शख्सियत मसख कर देगा। ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी रूह से इंसानियत खत्म कर देगा। कोई भी गम, कोई भी इंसानियत कैसे खत्म कर सकता है? व्हाट नॉनसेंस। उमर ने इसको टोका था। सरदार को बुरा नहीं लगा। वो उमर के इन रवैयों का आदी था। हर वक्त गम में रहने वाला इंसान मायूस हो जाता है, और मायूस सी इंसान किसी दूसरे गमगीन या परेशान इंसान को अच्छा मशवरा या तसल्ली नहीं दे सकता। क्या ये इंसानियत के साथ नाइंसाफी नहीं है? मुसलसल गम में रहने वाला इंसान किसी और के गम को गम समझता ही नहीं। अगर कोई इसे अपना गम सुनाए, अपनी तकलीफ कहे, तो आपको हमेशा यही लगता है इससे ज़्यादा बड़ा गम तो मेरा है, लेकिन देखो मैं फिर भी कैसे मजबूत खड़ा हूँ, मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो कमज़ोर इंसान है।
किसी इंसान का गम जब आपको गम ना लगे, इसके आंसू अदाकारी लगे, इसका दर्द बेकार लगे, तो आप कैसे इंसान हुए? जिस इंसान को दूसरे इंसान का गम अदाकारी लगे, तो ऐसा इंसान इंसान नहीं, मिट्टी का बचता ठीकरा होता है। और इस दुनिया में मिट्टी के बजते ठीकरे बहुत हैं, इंसान बहुत कम हैं। तुम उमर, तुम इंसान हो और मैं तुम्हें इस जुनून में इंसानियत को खोने नहीं दे सकता। तुम मेरे भाई हो यार, आखिर में जैसे इसने मिन्नत की थी। गम को कैसे प्रोसेस करते हैं? काफी देर की खामोशी के बाद उमर को कहते सुना। सरदार आगे को हुआ, उमर के झुके हुए चेहरे को देखा, फिर कहना शुरू किया। गम कभी खत्म नहीं होता, ये बात याद रखना। आपके दिल में गम है तो रहेगा, हमेशा रहेगा। मुझे सब उमर इसकी बात काट कर कुछ बोलने लगा था जब सरदार ने इसको घूरा। उमर ने दोनों हाथ सरेंडर करने वाले अंदाज में उठा लिए थे। अपने दोस्त से कोई सीरियस या सबक आमोज बात करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। आज सरदार को अंदाजा हो गया था, गम को खत्म नहीं प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले रो लो, रोने से अच्छी चीज बनी ही नहीं। जब आप रोते नहीं हैं तो आपके दिल पर बोझ बढ़ता जाता है। दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम पुर्जा है। जब तक वो उदास रहेगा सारा जिस्म उदास होगा। वो थक जाएगा तो सारा जिस्म थक जाएगा। वो भारी होगा तो जैसे सारी दुनिया से जिया चाट हो जाएगा। सारे जिस्म को ऑपरेट करता है दिल, और जब वो खुद ही एक जगह टिक जाएगा तो जिस्म को क्या खाक चलाएगा? दिल कैसे हल्का होता है? किसी से गम कह देने से या फिर रो लेने से। और जब दिल हल्का हो जाता है तो जिस्म जैसे खुल जाता है, जैसे कोई नई कोमपल। जब दिल खिलता है तो जिस्म के बाकी सारे पुर्जों को एक तहक्कम से अपने काम संभाल लेने को कहता है। फिर चाहे कोई उज़ू काम करना चाहे या नहीं, इसे काम करना होता है। हल्के दिल वाले जिस्म का दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है। दूसरा, अपने गम को वक्त दें। एक दिन या एक घंटे में गम प्रोसेस नहीं करता। इसे जितना वक्त देंगे वो इतनी जल्दी प्रोसेस करेगा। ये मत सोचे कि आप कमज़ोर हैं, आपका गम ज़्यादा वक्त क्यों ले रहा है, इसे अब बस कर देनी चाहिए। नहीं, गम को तब तक वक्त दे जब तक वो आपकी आंखें नम करता रहता है। जिस दिन किसी गम में आपकी आंखें नम होना बंद हो गई, इस दिन गम की कोई औकात नहीं रहती। गम गैरतमंदी से आपके दिल पर डेरा उठाकर कहीं और निकल जाएगा। वो संजीदगी से कह रहा था और उमर आंखें सुकेड़े इसको सुने गया। तीसरा, इसने उंगली पर गिनना आपके करीबी लोग, आपके दोस्त, आपके अजीज, आपके बहन भाई, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, इससे कहें। कहना बहुत अच्छा होता है। ये दिल पर लगे जख्म के लिए दवा का काम करता है। जैसे जैसे आप कहते जाएंगे दिल के जख्म ठीक होते जाएंगे। कहने से डरे मत। जब आप पहली बार कहेंगे तो आवाज़ भरा जाएगी, आंखें आंसू बहाएंगे। दूसरी बार कहेंगे तो आपकी आवाज़ भराएगी नहीं, आप बस दुखी होंगे। रफ्ता रफ्ता दुख भी तहलील हो जाएगा। जैसे जैसे आप कहेंगे आपका दिल तंदुरुस्त होता जाएगा। ये मत सोचे कि मैं क्यों कहूँ, मैं तो मजबूत हूँ। अगर ऐसा होता तो अल्लाह तुम्हें खानदान, दोस्त, रिश्तेदार ये सब क्यों देता? वो सांस लेने को रुका और फिर कहना जारी रखा। अगर ऐसा होता तो खानदान और रिश्ते सब कुछ सिर्फ कमजोर लोगों को मिलता। मजबूत लोगों को क्या दीवारों से सर पटकने के लिए भेजा गया है? हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कमजोर है। ऐसे लोग चाहे हो, ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं। और जिस दिन वो लोग उनसे कहना शुरू करता है, गम रूठी महबूबा की तरह नाराज हो जाता है। मैंने कहा ना, गम पॉसेसिव है। वो आपके साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करता, और जब वो आपके साथ किसी को देख ले तो सबसे पहले आपको जिया देता है। आपके जहन में बार बार वो बातें ताज़ा कर देता है। अगली बार वो आपको डराता है आपके राजों को खुलने के खौफ से, और आपको आपके लोगों से बदजन करता है। आपसे बार बार यही कहता है कि क्या हुआ अगर इस आदमी ने तुम्हारे गम के इश्तिहार सारे शहर में लगा दिए? क्या हुआ, तुम्हारा राजदार तुम्हें बेपर्दा कर देगा। अगर आपने ये यहाँ गम को हरा कर एक बार फिर अपनी बात कहना सुनाई तो वो गुस्सा हो जाता है और आपके अंदर से टूट जाता है। इसकी पॉसेसिवनेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इसे शेयर करो, और आपके साथ किसी साथी को नहीं देख सकता। वो आपको गिरा हुआ, मायूस, टूटा हुआ देखना चाहता है, और जिस दिन ऐसा नहीं हुआ आपको हॉन्ट करना बंद कर देगा और इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है उमर, तो मेरी बात समझोगे। वो अपनी बात खत्म कर चुका था।
लेकिन हम कैसे अपनी बात हर किसी से कह दें? राज खुलने का डर तो रहता है ना? उमर ने सवाल किया था। किसने कहा हर किसी से कहो? अपना गम सिर्फ इसी से कहो जो सुनने के लायक हो, जहां आपको राज खुलने का खौफ ना हो, जो बावकार हो। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स बावकार है या नहीं? सिंपल, आप अपने सर्कल में ऐसा आदमी ढूंढो जिसने कभी आपके साथ किसी दूसरे की जाती बात शेयर न की हो, वो भी ये कहकर कि याद रखो, यार देखो, इसने मुझे मना किया है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत बुरे राजदार होते हैं, बल्कि ऐसे लोग राजदार होते ही नहीं। याद रखो, जो किसी दूसरे की जाती बात इसके मना करने के बावजूद आपको बता सकता है, वो आपकी बातें भी छुपाएगा नहीं। और अगर इसकी नीयत बुरी ना हो तो मेरा मतलब है इसे इस तीसरे इंसान को कोई मशवरा देना हो, इसीलिए वो आपसे शेयर कर रहा हो। तो वो ऐसे महव होकर पूछ रहा था कि सरदार इसे देखे गया। इस सूरत में इसे दो काम करने चाहिए। पहला, वो बहुत कोशिश करे कि अपनी तरफ से कोई माकूल मशवरा दे। और दोम, अगर बहुत मजबूरी हो और वो आपसे बात कर भी रहा हो तो इस तीसरे इंसान का नाम मुख्फी रखे और किसी भी सूरत आपको इस तीसरे इंसान का नाम ना पता बताए। वो आपसे इस तरह मशवरा मांगे कि मेरा एक जानने वाला है, इसके साथ ये मसला है, तुम अपनी जहानत के मुताबिक कोई मशवरा दो। वो बोलकर खामोश हुआ तो उमर बस सर हिला दिया। वो बस खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद इसने अपना मोबाइल उठाया था और एक नंबर पर कॉल करने लगा। फिर रुक गया। नंबर एडिट करके खाने में किया, उंगली से काटने का बटन दबाकर हारून शाहिद का नाम काटा। अब इसकी उंगलियों ने एक नया नाम लिखा, सुरमई बिल्ला। नंबर सेव किया और कॉल करने के लिए उठ गया। कॉल जा रही थी, थोड़ी देर बाद पिक कर ली गई थी। हेलो। हारून की आवाज़ बोझल थी। हाँ हारून, एक काम है, तुमसे कर लोगे? वो बात करते हुए मैं इससे उठ गया था, ऐसे कि असरा इसको ना देख सके। क्या काम है? और मैं तुम्हारा काम क्यों करने लगा? इसकी आवाज़ में भरमी नहीं थी, बस थकान थी। और मैंने फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को घूरा था, जैसे अपनी नज़रों से इसे सालम निकल लेना चाहता हूँ। ये मेरे लिए है और मैं तुम्हें इसके बदले फेवर दूंगा। अब जल्दी बोलो, कर सकते हो? और उन्होंने गहरी सांस ली थी। बोलो। किसी को समझाना है कि अपनी आशिकी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। मेरे समझाने का स्टाइल जरा अलग है, इसीलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें इसकी तस्वीर और बाकी की डिटेल्स भेज देता हूँ। कल शाम तक इससे मिल लेना, ओके? वो यकीन दहानी चाह रहा था। हाले से क्यों नहीं कहते? वो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकती है, इसकी टॉकिंग पावर से वाकिफ हो। वो अब भी नीम रजामंद था। उमर ने दांत कचकचाए थे। जिससे बात करनी है वो 23 साल का लड़का है, ड्रग एडिक्ट है और शराबी। कल शाम तुम इससे नाइट क्लब में मिलने वाले हो। क्या अब भी तुम अपनी पहले वाली बात पर कायम हो? मैंने संजीदा अंदाज में हारून के जबड़े की रगें तन गई थी। मोबाइल पे इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। मैं कल वक्त पे पहुंच जाऊंगा, चबा चबा कर अल्फाज अदा किए गए थे। बड़बड़ाहट वासिया थी। राशि पुलिस वाला। बड़बड़ाहट वासिया थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फीमान अल्लाह।